हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक और कमेंट करना ना भूलें। और साथ ही साथ में जो है बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियोस जो है वो आप तक जो है सबसे पहले पहुंच जाएं। आज हम कर रहे हैं +1 का बिज़नेस स्टडीज़ का एक टॉपिक है इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिज़नेस। लेट वी स्टार्ट। सबसे पहले हम करेंगे इसकी इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या है, मॉडर्न इरा, आज के समय में जो वर्ल्ड है वो एक ग्लोबलाइजेशन का टाइम है और चेंज एंड टेक्नोलॉजी, जिसके साथ जो है टेक्नोलॉजीज़ में चेंज हो रहा है, नई नई टेक्निक्स आ रही हैं। इन रिस्पॉन्स टू दिस, इसके साथ जो है बिज़नेस थ्रू आउट द वर्ल्ड इज़ चेंजिंग इट्स ऑर्गेनाइजेशन। जो वर्ल्ड है, पूरी दुनिया में जो बिज़नेस है उसकी ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस आ रही हैं, काम के करने के तरीक़ों में चेंज आ रहा है और साथ में टेक्नोलॉजीज़ में चेंजेस आ रहे हैं। बिज़नेस के प्रोसेसिंग्स जो है जो रीडिज़ाइन किए जा रहे हैं, दोबारा से बनाए जा रहे हैं ताकि कुछ अच्छे से जो है वो बन पाए। मेजर चेंजेस यही हैं इसमें कि हमने जो है इमर्ज किया है ई बिज़नेस में, ई कॉमर्स में, ई प्रोसेसिंग, आउट स्टोरिंग में। मींस के ये अलग अलग चीज़ें हैं। 3 टॉपिक्स हम इसमें कवर करेंगे। पहला है ई बिज़नेस, सेकेंड इज़ ई कॉमर्स एंड थर्ड वन इज़ बिज़नेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। सबसे पहले हम कर रहे हैं ई बिज़नेस। ई बिज़नेस होता क्या है? ई बिज़नेस रेफर्स टू कैरिंग ऑन बिजनेस एक्टिविटीज़ थ्रू द इंटरनेट, जिसमें जो है हम बिज़नेस एक्टिविटीज़ को करते हैं लेकिन इंटरनेट के साथ। तो बिज़नेस एक्टिविटीज़ में क्या क्या आ सकता है? इंडस्ट्री है, कॉमर्स है, ट्रेड है। ई कॉमर्स जो है वो कंडक्ट है इंडस्ट्री का, ट्रेड का एंड कॉमर्स का, जिसमें ये सारी तीनों चीज़ें की जाती हैं लेकिन थ्रू द कॉमर्स। ई कॉमर्स में क्या है? ये तीनों चीज़ें की जाती हैं कॉमर्स के साथ, जिसमें बाइंग एंड सेलिंग होती है। और दूसरी चीज़ जो है ई बिज़नेस में, ये इंटरनेट के साथ की जाती हैं। जनरल इंडिया इंटरनेट फैसिलिटीज़ जो है वो फॉर्म यूज for business studies, but they also refer to have their private and personal internet facility for their internal functioning। मीन्स जो कि बिज़नेस के अंदर जो भी काम किए जाते हैं, चाहे वो प्राइवेट है चाहे वो पर्सनल है, वो इंटरनेट का यूज़ करके ही उन्हें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करके जो है बाइंग एंड सेलिंग की जाती है, ट्रेडिंग की जाती है ई बिज़नेस में। नेक्स्ट है स्कोप ऑफ ई बिज़नेस। ई बिज़नेस का स्कोप क्या है? तो ई बिज़नेस इंक्लूड्स कैरिंग, इसमें जो है प्लानिंग की जाती है, ऑर्गेनाइजिंग की जाती है, मार्केटिंग की जाती है, प्रोडक्शन की जाती है, लेकिन कौन से वे के साथ की जाती है? इलेक्ट्रॉनिकली, इंटरनेट के साथ की जाती है। और इसमें जो है ये 4 चीज़ें इंक्लूड हैं: B2B कॉमर्स, B2C कॉमर्स, C2C कॉमर्स एंड इंट्रा बी कॉमर्स। लेट वी स्टार्ट। सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं B2B कॉमर्स के साथ। तो B2B कॉमर्स क्या है? B2B मीन्स के बिजनेस टू बिजनेस। ट्रांजैक्शन टेकिंग प्लेस बिटवीन बिजनेस यूनिट्स आर नोन एज B2B ट्रांजैक्शन। जो कि बिजनेस यूनिट के बीच में होती है ट्रांजैक्शन, उन्हें हम B2B ट्रांजैक्शंस बोल देते हैं। जैसे कि एक बिज़नेस की दूसरे बिज़नेस के साथ होती है। तो इसमें सबसे पहले वाला पॉइंट है क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी में क्या है? हमने अलग अलग चीज़ें जो हैं वो अप्लाई करनी है यूटिलिटी के क्रिएट करने के लिए, ताकि कस्टमर जो है उसी चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा बाई कर सके, परचेज़ कर सके। सेकेंड इज़ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन में क्या है? जब दो बिजनेस मिलकर जो है एक जॉइंट वेंचर बनाते हैं। जॉइंट वेंचर मीन्स हाई लेवल के जो रिस्क होते हैं उन्हें लेकर उनके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट लेके काम करते हैं। तो दो बिजनेस मिलके एक जॉइंट वेंचर बनाते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। नेक्स्ट इज़ कमर्शियल नेगोशिएशन। कमर्शियल नेगोशिएशन में क्या होता है कि जिसमें जो है होल सेलर जो है वो लिए जाते हैं साथ में बिज़नेस में, और रिटेलर का भी साथ में काम किया जाता है। एंड आगे है इनवाइटिंग ट्रेंडर में क्या होता है कि इसमें जो है एक ऑर्डर जो है वो दिए जाते हैं, एक टेंडर दिए जाते हैं दूसरे लोगों को, जिनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करके जो है ट्रेड किया जाता है। एंड लास्ट इज़ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग टू वेरियस डिस्ट्रीब्यूटर। जैसे कि एक जगह पे अगर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है गुड्स की, तो उसके जो वह सारे अलग अलग जो है डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वहाँ तक, जैसे होल सेलर, रिटेलर हैं, उनके पास जो है ये सारी अपने जो प्रोडक्ट्स हैं वो पहुँचाए जाते हैं ताकि कस्टमर तक उन्हें सेल किया जा सके। एंड नेक्स्ट है हमारा
B2C कॉमर्स। B2C कॉमर्स क्या है, इसमें जो है ट्रांजैक्शन लेती हैं बिजनेस यूनिट के साथ साथ कस्टमर। मींस बिजनेस यूनिट जो है वो कस्टमर के साथ डील करता है, तो उसे हम बोलते हैं B2C कॉमर्स। तो इसमें कौन कौन सी इन्वॉल्वमेंट है? फर्स्ट इज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, मीन्स सेलिंग की जाती है अलग अलग चीज़ों की, और आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, जैसे गारंटी वारंटी वाली, रिपेयरिंग वाली जो सर्विसेज होती हैं वो कस्टमर को प्रोवाइड की जाती है। थर्ड वन इज़ प्रमोशन एंड अदर मार्केटिंग एक्टिविटीज़, उसमें भी जो है प्रमोशन की जाती है अलग अलग चीज़ों जो है, जैसे गारंटी के तौर पे प्रमोशन यही होती है कि जैसे कि अगर वो 7 डेज़ में उनमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है, जो अगर वो प्रोडक्ट परचेज़ की जाती है कस्टमर के द्वारा, तो अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है, जब डिफ़ॉल्ट है उस प्रोडक्ट में, तो उसे चेंज कर दिया जाता है। और प्रमोशन में ये भी है कि अगर उन्होंने कोई भी क्रेडिट के ऊपर कोई चीज़ ली हुई है, जैसे कि उन्होंने एक फिनांसिंग करवा के कोई चीज़ ली है, प्रोडक्ट परचेज़ किया है, तो प्रमोशन उसमें यही है कि वो उन्हें आगे से जो नेक्स्ट वाला कोई फिनांसिंग करवाएंगे उसके उसी कार्ड के ऊपर करवाएंगे जिसके ऊपर पहले उन्होंने क्रेडिट लिया हुआ है, तो वहाँ पे उन्हें फैसिलिटी जो है ज़्यादा अच्छे से मिलेंगी और साथ में मार्केटिंग एक्टिविटीज़ भी अच्छे से होंगी। एंड लास्ट वन इज़ लॉगिंग ऑफ कंप्लेंट्स बाय कस्टमर। इसमें जो है एक लैंग्वेज बनाया जाता है, जैसे कि एक लिस्ट बनाई जाती है जिसमें जो है एक लॉगिंग करके जो है कस्टमर जो है वो बिज़नेस के जो उनके प्रोडक्ट्स है बिज़नेस के रिगार्डिंग, जो कंपनी है उसके फर्म के जो प्रोडक्ट हैं उसके रिगार्डिंग कोई भी कंप्लेंट है तो कस्टमर जो है डायरेक्टली वहाँ पे डाल सकता है। एंड नेक्स्ट इज़ C2C कॉमर्स। C2C होती है कस्टमर के साथ कस्टमर की। सो ये जो है कस्टमर टू कस्टमर पर होती है, जिसे हम बोल देते हैं C2C कॉमर्स। इसमें कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस आ रही हैं? पहली आ रही है सेलिंग यूज्ड बुक्स क्लोथ एक्सेट्रा, जैसे कि कस्टमर जो है वो आपस में बुक्स को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, कपड़े चेंज कर लेते हैं, तो वो कस्टमर टू कस्टमर हो जाती है। सेलिंग एंटीक्वेंट आइटम्स, इसमें जो है अलग अलग तरह की आइटम्स जो है जैसे गुड्स वगैरह वो सिक्योर्ड मार्केट सिस्टम के साथ वो कर लेते हैं। वार्निंग कस्टमर थ्रो अबाउट फ्रॉडेड सप्लायर, जैसे कि जो वार्निंग दी जाती है कस्टमर्स द्वारा वार्निंग दी जाती है, जैसे कि सप्लायर्स के द्वारा उन्हें गलत वे से जैसे फ्रॉड के साथ जो है चीज़ें जो है प्रोवाइड की जाती हैं, जब बाइंग एंड सेलिंग की जाती है उसके साथ कस्टमर को प्रॉब्लम होती है, तो ये सारी वार्निंग से जो है वो एक हेल्प मिल जाती है। लास्ट है इंफॉर्मेशन अबाउट द क्वालिटी एंड ड्यूरेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट एक्सेट्रा। इसके साथ जो है हमें क्वालिटी की इंफॉर्मेशन बहुत एग्जैक्ट पता चल जाती है, और ड्यूरेबिलिटी होता है कि कितने टाइम पीरियड के लिए हम उस गुड्स को जो है सेव करके रख सकते हैं, जैसे कि जो ज़्यादा जल्दी ख़राब हो जाती हैं उनको कैसे रखना है, अगर कोई ऐसी गुड है जिसे हम लॉन्ग टाइम पे रख सकते हैं तो उन्हें कैसे उनकी ड्यूरेशन जो है उसे उस हिसाब से जो है गुड्स के प्रोडक्ट्स की जो हम देख सकते हैं कस्टमर टू कस्टमर कॉमर्स में। एंड लास्ट है इंटर बी कॉमर्स में क्या है, इसमें जो है रेफ़र किया जाता है, ट्रांजैक्शंस होती हैं पार्टीज़ के बीच में, जो कि पार्टीज़ या फिर पर्सन जिसमें ओनली वन फर्म, एक फर्म होना ज़रूरी होता है, और फर्म जो है वो डील करती है सप्लायर के साथ, कस्टमर के साथ, एम्प्लॉयज़ के साथ। और ये जो है इस टाइप की जो कॉमर्स होती है उसे हम इंट्रा बिजनेस कॉमर्स बोल देते हैं, बी कॉमर्स बोल देते हैं। और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं? फर्स्ट है, पहली चीज़ इसमें यही इन्वॉल्व है कि इंटरैक्शन बिटवीन एनी टू डिपार्टमेंट्स ऑफ फर्म, मीन्स एक फर्म के 2 डिपार्टमेंट में भी ये हो सकती है। इंट्रा मीन्स इंटरैक्शन मीन्स 2 पार्टनर्स के बीच में भी डील हो सकती है डिपार्टमेंट्स के। प्लेसिंग ऑर्डर एंड गिविंग इंस्ट्रक्शंस टू सप्लायर, ऑर्डर को प्लेस किया जाता है और सप्लायर को इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं कि उनको कितने प्रोडक्ट्स बनाने हैं। सो ये भी डिपार्टमेंट्स के बीच में होगी। आगे है कम्युनिकेशन ऑफ इम्पॉर्टेंट सर्विस इंफॉर्मेशन इन अ होल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि अगर किसी पर्सन ने कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है पूरी ऑर्गेनाइजेशन में, तो उस इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को कम्युनिकेट करना भी जो है इंटरा बी कॉमर्स का एक पार्ट है। सो आगे है रिक्रूटमेंट सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज़, अगर जैसे कि रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन वाला जो HRM जो होता है, HR जो डिपार्टमेंट होता है वो अलग होता है, और वो एम्प्लॉयज़ जो है लेबर डिपार्टमेंट में होती हैं, तो इसके हिसाब से वहाँ से देखकर वो रिक्रूटमेंट जो है वो अपॉइंट करते हैं पर्सनस को, HR वाले जो होते हैं ह्यूमन रिसोर्स जो डिपार्टमेंट होता है वो वाले।
एंड लास्ट है रिपोर्टिंग बाय एम्प्लॉयज़ टू देयर मैनेजर्स। तो रिपोर्टिंग की जाती है एम्प्लॉयज़ के द्वारा अपने मैनेजर को, जैसे कि मैनेजर को उन्होंने अलग अलग चीज़ें बतानी है तो वो जो है एम्प्लॉयज़ की हेल्प से जो है रिपोर्टिंग कर दी जाती है। सो नेक्स्ट है, हम पढ़ रहे हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ई बिज़नेस एंड ई कॉमर्स में डिफरेंस क्या है। सो फर्स्ट है, जो ई बिज़नेस है वो एक वाइडर टर्म है। वाइडर टर्म मीन्स जिसमें जो है हम, वाइडर टर्म मीन्स जिसमें जो नैरो नहीं है, वाइड है, मीन्स ये लार्ज स्केल के ऊपर हम इसे यूज़ करते हैं, इसलिए इसे हम बोल देते हैं वाइडर टर्म है। तो ई कॉमर्स जो है वो इंक्लूड होती है ई बिज़नेस में। सो एज कॉमर्स इज़ वन ऑफ द ब्रांच और वन ऑफ द एक्टिविटी ऑफ बिज़नेस। सो जो कॉमर्स है वो बिज़नेस की एक एक्टिविटी है, वन ऑफ एक्टिविटी है। सिमिलरली जो ई कॉमर्स होगी वो क्या होएगी, वो भी ब्रांच होएगी ई बिज़नेस की। अगर जो कॉमर्स है वो बिज़नेस की ब्रांच है, उसी वे में जो ई बिज़नेस है उसकी ब्रांच जो है ई कॉमर्स भी होएगी। सो ई कॉमर्स जो है वो डील करती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कि गुड्स एंड सर्विसेज में किसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, मींस गुड्स एंड सर्विसेज को कस्टमर तक कैसे पहुंचाना है, वो ई कॉमर्स उसमें डील करती है। तो बिज़नेस किस में डील करता है, बिज़नेस डील करता है प्रोडक्शन करने के लिए, सेल करने के लिए, बनाने के लिए, चीज़ों को सेल करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल अप्लाई करने के लिए, आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, और इंटर फर्म एंड इंट्रा फर्म मीन्स के फर्म के अंदर वाली जो ट्रांजैक्शन है उसको भी देखती है सर्विसेज को, और साथ में जो फर्म के बाहर दूसरी फर्म के साथ की जाती हैं, बिजनेस के साथ की जाती हैं, उनमें भी देखती हैं ट्रांजैक्शंस को। एज जैसे कि अकाउंटिंग हो गई, या फिर साथ में क्या होएगा, मैनेजमेंट होएगी, कि उन्होंने कैसे उसको मैनेज करना है। नेक्स्ट इज अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ बेनिफिट्स। अपॉर्चुनिटी या फिर बेनिफिट भी बोल सकते हैं, हमें ई बिज़नेस से क्या क्या बेनिफिट्स हो रहे हैं। सो फर्स्ट इज़ ईजी टू फॉर्म एंड लोअर इन्वेस्टमेंट इज़ रिक्वायर्ड। इसमें जो है ई बिज़नेस को स्टार्ट करना बहुत ज़्यादा इजी है, क्योंकि इसका बेनिफिट ये है कि हमारे पास सिर्फ इंटरनेट की टेक्नोलॉजी होने की ज़्यादा ज़रूरत है। तो हमने जो है लिटिल इन्वेस्टमेंट करनी है सिर्फ इंटरनेट के कनेक्शन के लिए, और कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ के लिए जैसे कंप्यूटर्स, हार्डवेयर हैं, उन सारी चीज़ों के में हमने इन्वेस्टमेंट करनी है। और साथ में जो इसमें कॉन्टैक्ट ज़्यादा से ज़्यादा बन जाते हैं, डू बेटर इन द बिज़नेस। जैसे बिज़नेस में इंटरनेट के साथ जो है कॉन्टैक्ट ज़्यादा बन जाते हैं, क्योंकि थ्रू इंटरनेट हम जो है बिज़नेस एज अ ग्लोबलाइजेशन कर पाते हैं। जैसे कि एक सिंगल प्लेस पे नहीं कर पाते हैं, पूरे वर्ल्ड में जो है हम अपना बिज़नेस कर सकते हैं थ्रू ग्लोबलाइजेशन। सो जैसे कि हम इसमें बोल सकते हैं कि हम जो मोबाइल के ज़रिए, इंटरनेट के ज़रिए जो है हम थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट जैसे मोबाइल फ़ोन में भी हम कर लेते हैं, तो करने के बाद जो है हम उनके मोबाइल थ्रू ही हम जो है बिज़नेस कर सकते हैं लार्ज स्केल के ऊपर। एंड सेकेंड पॉइंट इज़ कन्वीनियंस। कन्वीनियंस क्या होता है, ई बिज़नेस की हेल्प से जैसे शॉपिंग जो है वो कन्वीनियंटली सिटिंग एट होम, अपने घर पर बैठकर भी हम शॉपिंग कर सकते हैं। सो मिलियंस ऑफ पीपल, ज़्यादातर जो मिलियंस मीन्स इतने ज़्यादा जो लोग हैं वो एक्सचेंज कर सकते हैं इंफॉर्मेशन को पूरी दुनिया में, किसके थ्रू, ई कॉमर्स के थ्रू। दैट मीन्स ये जो है बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है टू एवरीवन, कि वो जो है घर पे एक जगह पे बैठकर जो है दुनिया के कहीं से भी जो है वो बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं गुड्स की, और जिसे हम बोल सकते हैं कि वो अच्छे ढंग से जो है काम कर सकते हैं बिना कहीं गए हुए, घर पे बैठकर एक साइड कॉर्नर पे चाहे बैठकर समझ लो कि वो जो है एक जगह पे प्लेस होकर जो है कन्वीनियंटली कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, 24 आवर 7 डेज़ जो है वो जो है इसके साथ डील कर सकते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट है स्पीड। ई बिज़नेस जो है इंफॉर्मेशन जो है वो एक्सचेंज कर दी जा रही है और बाइंग एंड सेलिंग की जा रही है सिंपल क्लिक के साथ। जैसे अगर हम कंप्यूटर पे यूज़ कर रहे हैं तो माउस के साथ क्लिक किया तो बाइंग एंड सेलिंग गुड्स की होनी शुरू हो जाती है। तो उसी वे में अगर हम मोबाइल पे भी सेम वे में जो सॉफ्टवेयर्स हमें प्रोवाइड किए जाते हैं, अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर्स है, मूवीज़ भी आ रही हैं इस तरह की, और साथ में म्यूज़िक है, बुक्स है, ये सारी चीज़ें हमें प्रोवाइड की जा रही हैं ऑन द इंटरनेट, जिसके साथ जो है हम ईज़िली स्पीडली जो है वर्क कर पा रहे हैं। सो इलेक्ट्रॉनिकल जो फ़ंड ट्रांसफ़र है
जैसे हम बोल देते हैं पेटीएम का यूज़ करके, गूगल पे का यूज़ करके, अलग अलग जो है ऐसी ऐप्स हैं उनका यूज़ करके, एप्लीकेशंस के साथ जो है हम कहीं बिना गए हुए भी हम घर पर बैठे ही ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, कैश में भी और इलेक्ट्रॉनिकली में भी। हाँ, एंड नेक्स्ट है ग्लोबल रीच। ग्लोबल रीच क्या है कि ये जो बिजनेसमैन है वो एक जगह पे, जैसे अगर वो इंडिया में बिजनेस कर रहा है, लाइक मैं एग्जांपल ले रही हूँ, तो अगर वो पंजाब में बिजनेस कर रहा है तो पूरी इंडिया में भी वो अलग अलग जो 29 स्टेट्स हैं, 28 स्टेट्स हैं पंजाब को छोड़कर, वहाँ पे भी जो वो है एज अ ग्लोबल जो है ग्लोब की तरह रीच कर पाता है थ्रू द इंटरनेट। मीन्स ईज़िली जो है अपना बाइंग एंड सेलिंग कर सकता है गुड्स की, और उसी वे में जैसे वो इंडिया में कर सकता है और पूरी दुनिया में भी वो अलग कंट्री में, जैसे इंडिया से अलग जो दूसरी कंट्री है, कोई अमेरिका है, यूएसए है, लंदन है, कनाडा है, अलग अलग जगह पे अलग अलग कंट्री में वो जो है डील कर पाता है। तो ग्लोबल रीच है, मीन्स एक जगह पे बैठा बैठा वो पूरी दुनिया जो है वहाँ पे घूम सकता है एज अ प्लैनेट। पूरे प्लैनेट में सेम इंटरनेट की सर्विसेज हैं, तो इंटरनेट के थ्रू वो कहीं पे भी जाकर बाइंग एंड सेलिंग कर सकता है। आगे है कॉस्ट सेविंग। जैसे कि अगर हम जो है ई बिज़नेस का यूज़ कर रहे हैं तो उसके साथ जो है हमारी जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा सेव हो जाती है। जैसे इसकी एग्जांपल, सिंपल सी एग्जांपल है, जैसे कि हमने जो है पूरी वर्ल्ड में ग्लोबलाइजेशन के तौर पे ऊपर हम पूरी दुनिया में डील कर रहे हैं। अगर हम इंटरनेट का यूज़ करके जो है इंटरनेट का यूज़, जैसे कि इंटरनेट की सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, लेने के लिए हमें जो है वो सर्विसेज के अगेंस्ट जो देना पड़ता है, पे करना पड़ता है, सिर्फ उतना ही पे करेंगे। लेकिन यहाँ पे बैठे बैठे ही हम बिना किसी खर्चा किए हुए, टिकट बाइंग किए हुए, मीन्स के जो एक्सपेंसेस है उन्हें चार्ज किए हुए पूरी दुनिया में एज अ ग्लोबल जो है हम घूम सकते हैं। बैठे बैठे घर पे इंटरनेट के साथ ही हम बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं बिजनेस से। कोई भी प्रोडक्ट है वो सेल कर सकते हैं, परचेज़ कर सकते हैं, कहीं से मंगवा सकते हैं। ऐसा भी कर सकते हैं कि हम जो है अपनी कहीं बाहर से ख़रीद कर जो चीज़ है परचेज़ कर कर जो है दूसरी कंट्री में उसे सेल कर सकते हैं, जिसे हम इंटरपोर्ट बोल देते हैं। नेक्स्ट है मूविंग टू वर्ड्स एंड पेपरलेस सोसाइटी। अगर हम ई बिज़नेस का मीन्स के बिज़नेस इलेक्ट्रॉनिकली इंटरनेट के थ्रू कर रहे हैं तो सबसे कम जो है वो पेपरलेस वर्क है। मीन्स इसमें पेपर्स का यूज़ ही नहीं होता है, क्योंकि इसमें जो है बिकॉज ऑफ इसमें जो हमें सारी चीज़ें जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिकली वे में मिल जाती हैं, एज अ सॉफ्ट कॉपी की फॉर्म में मिल जाती हैं। तो पेपर वर्क जो है हार्ड कॉपी की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। इसमें जो है हम रेडी टेप का यूज़, जो पेपर वर्क है वो सारा जो है इंटरनेट के साथ जो है क्या हो गया है, रिड्यूस हो गया है कि ऑल जो सारी चीज़ें हम कंप्यूटर में सेव करके रखते हैं। जो कंपनीज़ हैं वो स्टार्ट कर रही हैं इलेक्ट्रॉनिकल फॉर्म्स इंस्टेड ऑफ पेपर की जगह पर जो है वो इलेक्ट्रॉनिकल फॉर्म्स का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। इंफॉर्मेशन जो है वो ऑनलाइन मिल रही है इंटरनेट के थ्रू, और वो हमें प्रोसेस कर रहा है मच फास्ट और ज़्यादा से ज़्यादा फास्ट वे में। एंड नाउ अ डेज पीपल कैन फाइल इवन देयर इनकम टैक्स ऑनलाइन, इनकम टैक्स भी ऑनलाइन फाइल कर रहे हैं, अप्लाई पासवर्ड ऑनलाइन कर रहे हैं, एनीथिंग कुछ भी अप्लाई करना हो वो ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं, जिसके साथ जो है पेपर वर्क बहुत कम हो गया है। नेक्स्ट इज़ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के क्या है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन मीन्स ई बिज़नेस में हम शॉपिंग कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू, और जिसे हम ऑनलाइन भी बोल सकते हैं। तो ऑनलाइन ओपन्स फॉर होल द वर्ल्ड, तो पूरी दुनिया में ओपन है एज अ वन शॉप, इसे हम एक शॉप के तौर पर भी बोल सकते हैं। तो इसमें कौन कौन से फ्रेजेस हमें फेस करने पड़ते हैं। अगर हम फ्रेजेस से पहले ये बात करते हैं कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में क्या क्या आ सकता है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में हम जो है ऑर्डर किसी भी कमोडिटी का ले सकते हैं पूरी वर्ल्ड दुनिया में से, एक सिंगल क्लिक के साथ जो है वो कर सकते हैं। और वर्ल्ड वाइड वेब जो है वो इतना एक्सपैंड हो गया है, जिसके साथ जो है इंटरनेशनल मार्केट प्लेस जो है वो देखी जा रही है। जैसे कस्टमर जो है उन्हें अनलिमिटेड चॉइसेस के हिसाब से प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, और ड्यू टू ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के साथ जो है ई कॉमर्स जो है वो क्रिएट करी है न्यू एंड लार्ज स्पेस इन विच बायर एंड सेलर कैन एक्सचेंज इंफॉर्मेशन। बायर एंड सेलर जो है इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर रहे हैं, एंड ऑल्सो एंटर इनटू बिजनेस डीलिंग्स और बिजनेस
डीलिंग के साथ भी वो डील कर रहे हैं। तो इसमें फेजेस क्या क्या आ रहे हैं। फर्स्ट इज़ रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन क्या है, अगर हमने ऑनलाइन शॉपिंग करनी है तो उससे पहले जो है हमें एक जो है रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है, अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ता है ऑनलाइन वेंडर के तौर पे पर एक हमें रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करना पड़ता है, जिसके ऊपर हमने जो है यू हैव टू गिव अ पासवर्ड। आप उस अकाउंट को प्रोटेक्ट रखने के लिए एक आप पासवर्ड रख सकते हो, अदरवाइज एनीवन लॉग इन योर अकाउंट, नहीं तो आपके अकाउंट को कोई भी लॉग इन कर सकता है। जैसे आज के समय में आप सबको पता ही है कि मोस्ट ट्रेंडली जो है अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, OLX ऐसे जो ऐप्स हैं, एप्लीकेशंस जो है वो यूज़ की जा रही हैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के लिए, जैसे कि शॉपिंग के लिए। तो वहाँ पे क्या होता है, जब आप फर्स्ट टाइम पे कुछ भी परचेज़ करने जाते हैं या सेलिंग करने जाते हैं तो वहाँ पे आपसे एक फॉर्म जो है फिल करवाया जाता है, जिसमें आपकी पूरी डिटेल्स, नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर एंड आपकी जो है वो पूरी डिटेल्स मांगता है। और साथ में जो है आपने जैसे भी ट्रांजैक्शंस करनी है तो आप उसके थ्रू कर सकते हैं और अपने ऑर्डर को प्लेस कर सकते हैं एट अ सर्टेन वन प्लेस ऑफ योर होम। अपने घर पे बैठे हुए कहीं पे भी आप ग्लोबल पूरी दुनिया में आप कहीं से भी कुछ भी मंगवा सकते हैं और आप घर पे ही वो चीज़ें आपके पास आ जाती हैं। सो नेक्स्ट है प्लेसिंग एन ऑर्डर। सबसे पहला काम है रजिस्ट्रेशन करवाना एंड सेकंड है इज़ प्लेसिंग एन ऑर्डर। जब आपने रजिस्टर कर लिया है खुद को तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने के लिए आपने जो है एक ऑर्डर को, जैसे शॉपिंग कार्ड के ऊपर आइटम्स को सेलेक्ट करके आपने जो है पिकिंग एंड ड्रॉपिंग जो है आइटम्स को करना है। मीन्स पिक मीन जिसे सिलेक्ट करना है, ड्रॉप हो जाएंगी वो शॉपिंग कार्ड में। तो शॉपिंग कार्ड जो है वो रिकॉर्ड कर देता है कि आपने क्या क्या पिकअप किया है एंड वाइल ब्राउजिंग ऑनलाइन। तो आप ऑनलाइन जब शॉपिंग करते हैं, जैसे आप किसी मॉल में जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए, तो आप एक बकेट को वहाँ से लेते हैं जिसमें आप सामान अपना रखते जाते हो कि आपने ये चीज़ें परचेज़ करके लेके जानी है ना। तो ऐसे ही जब आप जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो वहाँ पे आपको एक कार्ड मिलता है जिसे आप शॉपिंग कार्ड बोलते हैं। तो शॉपिंग कार्ड में क्या है कि आपने पिकिंग एंड ड्रॉपिंग करनी है। पिकिंग मीन्स जो जो चीज़ें आपने सेलेक्ट की हुई हैं वो पिकिंग हो जाएगी, ड्रॉप हो जाएंगी वो शॉपिंग कार्ड में वहाँ पे जाकर सिलेक्ट हो जाएंगी। तो जब आप वहाँ से क्लिक कर दोगे तो आपकी जो ऑर्डर है वो प्लेस हो जाएगा। आफ्टर डैट पेमेंट मैकेनिज़्म। अब यहाँ पे ये बात आ गई है कि इसमें पेमेंट मैकेनिज़्म में क्या क्या है। देखो, हमने रजिस्ट्रेशन कर लिया, प्लेसिंग कर लिया ऑर्डर का। आफ्टर डैट हमने ये देखना है कि पेमेंट कैसे कैसे कर सकते हैं। देन फर्स्ट इज़ कैश ऑन पेमेंट। हम जो है बायर जो है वो पेमेंट कर सकता है कैश फॉर्म में। जैसे कि अगर घर पे डिलीवरी हो रही है चीज़ की, तो आप जो है जब वो घर पर डिलीवरी देने के लिए आते हैं तो आप तब उस टाइम पे जो है पैसे की पेमेंट कर सकते हैं। सेकेंड इज़ थ्रो चेक। आप चेक भी देकर कर सकते हैं सेम वे में कि आप जो है पिकअप चेक कर सकते हैं फ्रॉम द बायर, वायर से जो बायर कर रहा है। आगे है नेट बैंकिंग ट्रांसफ़र। नेट बैंकिंग ट्रांसफ़र में क्या है कि आप जो इलेक्ट्रॉनिकल फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं नेट के थ्रू, जिसमें जो है बायर जो ट्रांसफ़र कर सकता है फ़ंड्स को टू द सेलर अकाउंट, सेलर अकाउंट के डायरेक्टली सेलर के अकाउंट में। नेक्स्ट इज़ क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड। आप डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड दोनों का यूज़ कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड वो कार्ड होता है जिसके ऊपर आपने क्या करना होता है, आपको चीज़ें क्रेडिट के ऊपर मिल जाती हैं। दैट मीन्स बैंक जो है आपकी उस चीज़ की पेमेंट कर देता है जितनी लिमिट है आपके कार्ड की, और बाद में जब वो आपकी पेमेंट, आपकी लिमिट ख़त्म हो जाती है, देन जो है आपको एज अ लोन जो है अपने कार्ड के ऊपर जितनी पेमेंट है वो बैंक को वापस करनी पड़ती है। वो लोन की तरह आप उसको ख़त्म कर सकते हो। एंड डेबिट कार्ड में क्या है, जितने बैंक में आपके अकाउंट में जितने बैलेंस है उस बैलेंस के हिसाब से जो है आपने, जैसे कि जितने आपके अकाउंट में है उतने ही आप खर्च कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। तो आपके पहले आपने इसमें यही है कि आपने पहले पे करना है, बाद में परचेज़ कर सकते हैं, बाद में उसको यूज़ कर सकते हैं। तो क्रेडिट में क्या है, पहले यूज़ कर सकते हैं, बाद में जो है आप उसके हिसाब से पे कर सकते हैं बैंक को। लास्ट इज़ डिजिटल कैश। डिजिटल कैश क्या होता है, आप इसमें साइबर जिसे आप डिजिटल कैश मीन्स आप विड्रॉ करवा सकते हैं, कैश ट्रांसफ़र कर सकते हैं अलग अलग, जैसे गूगल पे, पेटीएम के थ्रू जो है किसके, सेलर को। एंड नेक्स्ट इज सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑफ ई बिज़नेस। इसमें क्या क्या आ जाएगा। सबसे पहले है इसमें 2 टाइप्स के सिक्योरिटी एंड सेफ्टी है बिजनेस की। फर्स्ट इज ट्रांजैक्शनल एंड अदर इज डाटा स्टोरेज रिस्क।
तो पहले हम इसके ही पढ़ेंगे कि कॉमन ये रिस्क कौन कौन से हैं। तो आगे हम पढ़ेंगे इन दोनों से हम कैसे इस प्रॉब्लम से ओवरकम हो सकते हैं। सो फर्स्टली अगर हम बात करें ट्रांजैक्शनल रिस्क की, सो ट्रांजैक्शनल रिस्क में सबसे पहले आ जाता है डिफ़ॉल्ट ऑन ऑर्डर टेकिंग एंड गिविंग। जैसे कि हमने ऑर्डर लेने में या देने में जो है कुछ गलत कर दिया है, मिस्टेक कर दी है। सो सेलर में डिनाई दैट कस्टमर एवर प्लेस द ऑर्डर। अगर कस्टमर ने कोई भी ऑर्डर प्लेस किया है तो उस हिसाब से सेलर जो है उसमें डिनाई कर सकता है। जैसे सेलर को कोई कन्फ्यूज़न हो गई है तो उसने उसको छोड़ दिया, डिनाई कर दिया, मीन्स के उसको एक्सेप्ट नहीं किया है, तो इसमें ऑर्डर लेने में या देने में उसको डिफ़ॉल्ट हो गया है। सेकेंड इज़ डिफ़ॉल्ट ऑफ ऑन डिलीवरी। डिलीवरी करने में जैसे गुड जो है मे बी डिलीवर एट लॉन्ग एड्रेस, अगर वो गलत एड्रेस पे जो है वो डिलीवर हो गई हैं गुड्स, तो अदर देन ऑर्डर में ऑल्सो भी डिलीवर, तो गुड्स जो है दोबारा से उसे डिलीवर किया जा सकता है। नेक्स्ट इज़ द डिफ़ॉल्ट ऑन पेमेंट। अगर पेमेंट कर रहे हैं तो पेमेंट जैसे कि डज नॉट गेट द पेमेंट, अगर सेलर जो है वो पेमेंट नहीं कर मतलब ले पाया सप्लायर से, वेयर एज कस्टमर क्लेम दैट द पेमेंट वाज मेड। अगर जैसे सप्लायर ने जो है उसे सेलर को पेमेंट नहीं दी है लेकिन कस्टमर ने जो है पेमेंट को कर दिया है, तो उस हिसाब में भी कुछ ना कुछ डिफ़ॉल्ट आ जाता है, जो ये ट्रांजैक्शनल ये रिस्क हो जाता है। एंड नेक्स्ट है डाटा स्टोरेज रिस्क। तो डाटा स्टोरेज रिस्क क्या है? सबसे पहले डाटा में जैसे कि वायरस की प्रॉब्लम आ जाती है। वायरस तो आपको पता ही है, जैसे कंप्यूटर में वायरस जो है वो डेड कर देता है सब कुछ को, तो क्लीन अप कर देता है जो कंप्यूटर में की मेमोरी में जो भी स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन है। तो उस हिसाब से जो वायरस है वो एंटर कर रहा है कंप्यूटर में थ्रू ईमेल के साथ भी आ सकता है, डिस्क में भी हो सकता है, फ्लॉपी में भी हो सकता है। तो वायरस हैम्पर जो है वो फंक्शनिंग ऑफ बिजनेस, वो जो है कुछ डिफ़िकल्टीज जो आनी शुरू हो जाती हैं, जिसमें जो है हमारा काम जो है वो रुकना बंद होना शुरू हो जाता है। सो वायरस की फुल फॉर्म क्या है? विटल इंफॉर्मेशन अंडर सीज। आगे है हैकिंग। हैकिंग क्या होता है कि अगर जो है कोई अनअथॉरिटी एंट्री हो जाती है, जैसे कि वेबसाइट से हैक कर लेता है, हैकर कोई हैक कर लेता है जिससे डाटा सारा जो है डिस्ट्रॉय हो जाता है, इंफॉर्मेशन जो है उसकी जो है लूज़ हो जाती है ऑनर की, और बिकॉज इट इंटरप्ट द बिजनेस ट्रांजैक्शन, जिसमें जो है बिजनेस की ट्रांजैक्शन करने में प्रॉब्लम हो जाती है। एंड नेक्स्ट है इन दोनों में से ट्रांजैक्शनल एंड डाटा स्टोरेज रिस्क की कैसे उसमें प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जैसे ट्रांजैक्शनल रिस्क है, पहले है क्रेडिट कार्ड अथॉरिटाइजेशन। इसमें क्या है? ऑथेंटिकेशन में ये जो प्रोसेस है इसमें क्रेडिट कार्ड जो है नंबर प्रोवाइडेड, क्रेडिट कार्ड के ऊपर एक नंबर प्रोवाइड किए जाते हैं बाय कस्टमर इज़ अ वैलिड वन, जिसे वैलिड वन बोल देते हैं। तो ऐसे जो है क्रेडिट कार्ड की अथेंटिसिटी चेक करने के लिए उन्हें एक नंबर प्रोवाइड किया जाता है, जिससे हम ट्रांजैक्शनल रिस्क को रोक सकते हैं। सेकेंड इज़ क्रेडिट कार्ड अथॉरिटाइजेशन। इसमें क्या है कि हम जो है फ़ंड को चेक कर सकते हैं जो भी अवेलेबल है क्रेडिट कार्ड अकाउंट के ऊपर ऑफ कस्टमर, कि उसके पास अवेलेबल है या नहीं है। थर्ड वन इज़ सेटलमेंट। वंस अगर एक बार प्रोडक्ट जो है वो डिस्पैच हो गया है, डिलीवर हो गया है, तो बैंक जो है वो फ़ंड रिलाइज कर देती है, ट्रांसफ़र कर देती है बिजनेसमैन के बैंक अकाउंट में। तो हम जो सेटलमेंट कर सकते हैं, देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि डिस्पैच होने के बाद जो है वो डिलीवरी होने के बाद जो है बैंक ने वो ट्रांसफ़र कर दिया है फ़ंड या नहीं किया है। जो डाटा स्टोरेज रिस्क के साथ फर्स्ट वाला है उसे कैसे ओवरकम कर सकते हैं? सेटिंग अप स्पेशल क्राइम सेल। जैसे कि इनके लिए एक स्पेशल क्राइम सेल बनाए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, जिसमें जो है ऐसे अगर कोई हैकर जो है कुछ क्राइम कर देता है तो उसके लिए कोई एक्शन लिया जाता है अगेंस्ट द क्रिमिनल, उस क्रिमिनल के लिए एक एक्शन लिया जाता है क्राइम सेल की तरफ से। नेक्स्ट इज़ अनक्रप्शन में क्या आएगा कि इसमें जो है मैसेजेस जो है वो कन्वर्ट कर दिए जाते हैं एक कोड में, सो दैट जो अनअथॉराइज्ड पर्सन जो होता है मे नॉट उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाता है। थर्ड इज़ डिजिटल सिग्नेचर। तो इसमें जो है कोडेड कुछ डिजिटल सर्टिफिकेट जो है इशू कर दिया जाता है सर्टिफिकेशन अथॉरिटी की तरफ से। तो इसमें जो है हेल्प यही होती है कि वो आइडेंटिफाई कर पाता है सेंडर को डिजिटल सिग्नेचर के साथ। नेक्स्ट इज रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ई बिज़नेस। कौन कौन से रिसोर्सेज हैं जिनकी ज़रूरत होती है
सक्सेसफुल ई बिज़नेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए। जो रिसोर्सेज हैं, ई बिज़नेस जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर है वे ऑफ ट्रेडिंग में। बिज़नेस फर्म्स के लिए अलग अलग बिज़नेस फर्म जो है इनका यूज़ करते हैं। बिफोर कंडक्टिंग बिज़नेस, इलेक्ट्रॉनिकली वे में कंडक्ट करने से पहले जो है बिज़नेस फर्म को पास जो है कुछ इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज होने ज़रूरी होते हैं। ये वाले रिसोर्सेज कौन से हैं जिनके साथ जो है सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेशन की जा सकती है ई बिज़नेस की। फर्स्ट इज़ कंप्यूटर हार्डवेयर। हमारे पास जो है बिज़नेस इंटरप्राइज जो है उसके पास जो है पूरे कंप्यूटर के हार्डवेयर होने चाहिए, प्रॉपर स्पीड एंड टेक्नोलॉजी वाले, जिसके साथ जो है वो स्टार्टिंग कर सकते हैं ई कॉमर्स की ट्रेडिंग को। और जो कंप्यूटर है उसकी कैपेसिटी जो है ज़्यादा होनी चाहिए बिज़नेस की जो ट्रांजैक्शंस है उन्हें हैंडल करने के लिए। सेकेंड इज़ टेक्निकल क्वालिफाइड स्टाफ। जो उसके पास स्टाफ है वो प्रोफेशनल होना चाहिए, जिसे इंटरनेट का फुल यूज़ आना चाहिए और जो सारी ट्रांजैक्शंस हैं उन्हें अच्छे से कर पाए। टू कैरी ट्रेडिंग बिजनेस मस्ट हैव वेल क्वालिफाइड। और जो ट्रेडिंग है बिजनेसमैन की वो भी अच्छे से क्वालिफाइड होनी चाहिए और कैपेबल वर्कफोर्स होना चाहिए एंड आर एबल टू हैंडल इंटरनेट ईजिली, जो कि ईजिली इंटरनेट को यूज़ कर पाए। एंड दे मस्ट बी ट्रेन टू हैंडल सेल ऑर्डर। और वो साथ ही साथ जो है इसमें भी ट्रेंड होना चाहिए कि उन्हें सेल ऑर्डर को कैसे लेना है, कैसे हैंडल करना है, प्रोसेसिंग ऑर्डर को कैसे करना है, इंक्वायरी कैसे हैंडल करनी है। एंड द स्टाफ जो है वो एबल होना चाहिए इस चीज़ के लिए कि कोऑर्डिनेट कर पाए रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर के साथ, कि जो उनके पास रिसिप्ट आई हैं कि उसके साथ उसने कैसे कोऑर्डिनेट करना है और पेमेंट और डिलीवरी ऑर्डर की कैसे करनी है। एंड थर्ड वन इज़ कंप्यूटराइज सिस्टम ऑफ रिसीविंग पेमेंट। जो भी ई कॉमर्स में सक्सेसफुल है, जो बिज़नेस हो रहा है, बिज़नेस किया जा रहा है, वो जो है इंटरप्राइज़ की ज़रूरत के हिसाब से डेवलप होना चाहिए। एक एफिशिएंट सिस्टम जो है वो चलना चाहिए ताकि पेमेंट जो है अच्छे से रिसीव कर पाएँ और जो भी गुड्स उन्होंने सेल की गई हैं। और बिजनेसमैन जो है उसके पास पूरी अरेंजमेंट होनी चाहिए, मेक अरेंजमेंट विद कमर्शियल बैंक। उसकी कमर्शियल बैंक के साथ, क्रेडिट कार्ड एजेंसीज़ के साथ जो है पूरी उनकी डीलिंग जो है होनी, अच्छे से अरेंजमेंट होनी चाहिए। और सफिशिएंट इंफॉर्मेशन जो है उन्हें पूरी देनी चाहिए सिस्टम के हिसाब से, सो दैट जिसके साथ जो है कस्टमर कैलकुलेट कर पाए कि उसकी एक्यूरेट अमाउंट कितनी उन्होंने पे करनी है। और दे मस्ट बी ऑटोमेटिक सिस्टम जो है वो भी रिफंडिंग वाला भी होना चाहिए कि अगर अमाउंट गलती से ज़्यादा कस्टमर से रिसीव कर ली है तो उसे दोबारा से रिफ़ंड कर दिया जाए। नेक्स्ट इज़ वेल डिज़ाइन वेबसाइट। जो भी वेबसाइट्स हैं जिसके ऊपर कस्टमर और बिज़नेस पार्टनर जो है वो मिलकर काम कर रहे हैं, जैसे कि बिज़नेस पार्टनर्स ने कोई वेबसाइट बनाई हुई है जिसमें बाइंग एंड सेलिंग की जा रही है चीज़ों की और डीलिंग कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो वो जो वेबसाइट्स हैं वो वेल डिज़ाइन होनी चाहिए, अच्छे से डिज़ाइन हुई होनी चाहिए, जिसके साथ जो है कस्टमर को ऑर्डर प्लेस करने में और जो प्रोडक्ट्स हैं उन्हें फाइंड आउट करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो और शॉपिंग कार्ट में जल्दी से पिक करके ड्रॉप करके जो है वो जो है ऑर्डर को प्लेस कर पाएँ। और इसमें जो है वेबसाइट जो है ऐसी डिज़ाइन होनी चाहिए जैसे कि हाइपर लिंक्स, ग्राफिक्स, अदर अट्रैक्टिव पिक्चर्स जो है वो सारी इसमें प्लेस होनी चाहिए। और जब वेबसाइट है मस्ट बी प्रोवाइड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, वो कस्टमर को पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे, ऐसी होनी चाहिए। एंड रिगार्डिंगली द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, कंटेंट एंड यूज़ ऑफ प्रोडक्ट। इसमें जो है अलग अलग तरह की, जैसे कि प्राइस है, प्रोडक्ट जो कंटेंट है, यूज़ कर रहा है प्रोडक्ट को, ये सारी चीज़ें जो है उन्हें वेल डिज़ाइन होनी चाहिए कि उस प्रोडक्ट को बनाने में कैसी चीज़ें लगी हैं, ऑर्डर प्लेस करने में कितना टाइम होएगा, जैसे घर पे डिलीवरी करने के लिए कितने टाइम पीरियड में आ जाएंगी, टोटल अमाउंट कितनी बढ़ेगी, अगर वो एक जगह पे दो चीज़ें परचेज़ करें सेम चीज़ तो उस हिसाब से उन्हें कितनी पेमेंट करनी पड़ेगी। तो दैट मीन्स कि उसे उसके रिगार्डिंग पूरी डिटेल जो है वो प्रोवाइड होनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन, ऑल इन्फॉर्मेशन क्लियरली डिफाइन होनी चाहिए। एंड लास्ट है इज़ टेली कम्युनिकेशन फैसिलिटी। टेली कम्युनिकेशन फैसिलिटी में क्या है, जो ई कॉमर्स है विल सक्सीड ओनली इफ़ एडिक्वेट टेलीफोन लाइंस एंड इंटरनेट फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल। ये तभी पॉसिबल है टेली कम्युनिकेशन कि अगर जो है उनके पास टेलीफोन लाइंस अच्छे से हों, उनकी फैसिलिटी एडिक्वेट हो, इंटरनेट फैसिलिटीज़ अच्छे से अवेलेबल हों, उनमें कोई भी इंटरक्रप्शन ना हो सर्विसेज में, और जो प्रमोट इंटरनेट सर्विस फैसिलिटी है वो भी अवेलेबल हो टू द कॉमन मैन के पास एट अ रीज़नेबल प्राइस के साथ। और अदरवाइज़ इट विल रिमेन कन्फाइंड।
वो जो है रिच पीपल के साथ रिमेन कन्फाइंड होनी चाहिए। तो ये जो प्रॉब्लम है रीफाइंड की टू एज प्रॉब्लम ऑफ डिजिटल डिवाइड, तो डिजिटल डिवाइड के साथ भी इसे होना चाहिए। और बाय मेकिंग द यूज़ ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट जैसे कि आज के टाइम में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है, तो मिडिल क्लास के और लो इनकम ग्रुप जो है वो डिजिटल डिवाइड भी ब्रिज, तो उस हिसाब से वो जो है अपना प्लान कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ई बिजनेस वर्सेस ट्रेडिशनल बिजनेस, जैसे कि ई बिजनेस जो मॉडर्न बिजनेस है उसमें और ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या डिफरेंस है। एंड इसमें जो है मैंने पार्टीशन कर दी है दो चीज़ों में। सो पहली है ई बिज़नेस एंड ट्रेडिशनल बिजनेस। सो फर्स्ट इज़ फॉर्मेशन। ई बिज़नेस को बनाना जो है बहुत ज़्यादा इजी है, जैसे कि हम इसमें तो कुछ भी ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ओनली सिर्फ हमारे पास इंटरनेट के हार्डवेयर्स होने चाहिए और अच्छे से सॉफ्टवेयर और वेल डिज़ाइन वेबसाइट होनी चाहिए, और जो है साथ ही साथ इंटरनेट का कनेक्शन होना चाहिए, तो हम अपने बिज़नेस को इजीली स्टार्ट कर सकते हैं। सो ट्रेडिशनल में ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है फॉर्म करना, क्योंकि इसके लिए एक स्पेशल हमें प्लेस चाहिए और उस हिसाब से हमें लेबर भी चाहिए और कस्टमर्स की भी ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि कस्टमर्स भी आने चाहिए और उसको एडवर्टाइज़ करने के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें हमें एडवर्टाइज़र की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस हिसाब से इसमें जो है ज़्यादा जो है ये डिफ़िकल्ट है इसे फॉर्म करना। सेकेंड इज सेटिंग ऑफ कॉस्ट। तो अगर हमने ई बिज़नेस स्टार्ट करना है, इलेक्ट्रॉनिकली बिज़नेस स्टार्ट करना है, तो उसके लिए हमें जो सेटिंग करने के लिए जो कॉस्ट है बहुत ज़्यादा कम की ज़रूरत पड़ेगी और ट्रेडिशनल में बहुत ज़्यादा हाई। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग कॉस्ट, जो उसको काम करने के लिए जो कॉस्ट है, डेली के जो खर्चे हैं ई बिज़नेस में वो कम लगेंगे और ट्रेडिशनल में वो जो है हाई ज़्यादा हो जाएंगे। सेकेंड इज फिज़िकल एग्जामिनेशन ऑफ गुड्स। जो ई बिज़नेस है उसमें फ़िज़िकल एग्जामिनेशन पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन जो ट्रेडिशनल है उसमें पॉसिबल है। नेक्स्ट है कि ई बिज़नेस एंड ट्रेडिशनल बिज़नेस में फर्स्ट पॉइंट नेक्स्ट वाला है ह्यूमन रिसोर्सेज रिक्वायर्ड। सो अगर ई बिज़नेस की बात करें तो उसमें टेक्निकल एंड आईटी प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट होना ज़रूरी है। मींस ऐसे प्रोफेशनल पर्सन्स हमारे पास होने चाहिए जिनके पास टेक्निकल नॉलेज पूरी हो और साथ ही साथ जो है उन्हें कंप्यूटर की पूरी जो है नॉलेज होनी चाहिए और प्रोफेशनल होने चाहिए उस चीज़ में। ट्रेडिशनल में क्या है, इसमें सेमी स्किल्ड कम स्किल्ड वाले भी चल सकते हैं, स्किल्ड पर्सन भी चल सकते हैं, जो लेबर है वो रिक्वायर्ड हमें ऐसी होनी चाहिए। ई बिज़नेस में रिस्क इन्वॉल्व ज़्यादा है और ट्रेडिशनल में कम है। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, तो ई बिज़नेस में जो है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बहुत ज़्यादा कम ज़रूरत पड़ती है, ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, लिमिटेड ही होती है। और जो ट्रेडिशनल है उसमें जो इंटरमीडिएटरीज़ हैं वो ज़्यादा होने चाहिए, जैसे कि होलसेलर एंड रिटेलर, इसे ऐसे ही वो जो है हमारे पास इंटरमीडिएटरीज इसमें ज़्यादा की ज़रूरत पड़ती है। सो नेक्स्ट भी स्टार्ट कर रहे हैं आउटसोर्सिंग कंसेप्ट। आउटसोर्सिंग कंसेप्ट क्या होते हैं? आउटसोर्सिंग कंसेप्ट में हम सबसे पहले पढ़ेंगे बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। ओवर द लास्ट डिकेड्स, पिछले कुछ 10 सालों में हमने न्यू टाइप की बिज़नेस को देखा है विद इन सर्विसेज सेक्टर में, जिसे हैज़ बिकम पॉपुलर, जो कि आज की दुनिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो वो कौन सा बिज़नेस है? इट इज़ कॉल्ड अ बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। तो उसे हम बोल देते हैं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। तो इस टाइप के जो बिजनेसेस हैं वो क्या, इसे हम बोल देते हैं बीपीओ भी बोल देते हैं। तो बीपीओ जो है वो जो है रेफ़र करें गेटिंग अ बिजनेस टास्कों को करना एकम्प्लिश थ्रू द आउटसाइड एजेंसी, एक आउटसाइड एजेंसी, बाहर की एजेंसी के थ्रू। इनिशियली इसमें जो है बहुत थोड़ी जो कंपनी है वो उन्होंने शुरू किया था, वो कौन सी फ्यू कंपनीज थी जो कि यूएस में थी, एंड अडॉप्टेड द प्रैक्टिसेस ऑफ आउटसोर्सिंग। उन्होंने इस तरह की आउटसोर्सिंग की प्रैक्टिसेस को करना शुरू किया, असाइन करना शुरू कर दिया, रूटीन जॉब जो हैं वो देनी शुरू कर दी आउटसाइड एजेंसीज़ को, रूटीन जॉब्स, और कुड कंसंट्रेट ऑन द क्रिटिकल इश्यूज़। और आप जो है खुद कंपनी जो है वो क्रिटिकल कंसंट्रेट ध्यान देने लगी जो क्रिटिकल इश्यूज़ थे उनके ऊपर, विदाउट वेस्टिंग टाइम, बिना टाइम को वेस्ट किए, और रूटीन वर्क को चलाने के लिए। लेटर ऑन ये जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर होगी बाकी कंट्रीज़ में भी।
एंड स्कोप क्या है वीपीओ का? वीपीओ का फर्स्ट यही है, जो वीपीओ है वो मोर पॉपुलर है नोन एज अ कॉल सेंटर। जैसे कि कॉल सेंटर होते हैं वहाँ पे ये ज़्यादा पॉपुलर है कॉल सेंटर वाली फॉर्म में। सो द प्रोवाइड कस्टमर ओरिएंटेड वॉइस बेस्ड सर्विसेज, इसमें हम बोल देते हैं कस्टमर केयर सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कर दी जाती हैं इसमें 24 आवर्स इंटू 7 डेज़। और 70% जो है वीपीओ वो इंडस्ट्री रेवेन्यू कम फ्रॉम द कॉल सेंटर, मीन्स ज़्यादातर ये कहाँ से आती हैं, जो कि इंडस्ट्री एरियाज़ होते हैं, इंडस्ट्री रेवेन्यूज़ होते हैं। बी पॉइंट है इसका, बीपीओ कंप्राइज 4 कीज़, इसमें 4 कीज़ के बारे में बात की जा रही है जो कि मेन कॉमन एरियाज़ में ऑपरेट की जाती हैं। फर्स्ट इज़ कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, काम करने में, मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट को बनाने में जो कॉन्ट्रैक्ट लिया जाता है उस चीज़ में इसको हम अप्लाई करते हैं। सेकेंड इज़ कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च, जैसे रिसर्च करने में हमें हेल्प चाहिए तो हम इसमें भी एजेंसी को प्रोवाइड कर देते हैं। तो नेक्स्ट इज़ कॉन्ट्रैक्ट सेल, सेल भी करने में कॉन्ट्रैक्टर ले लेते हैं दूसरे के साथ। अगर एक पर्सन जैसे कमीशन चार्ज कर लेते हैं उसमें से कि वो पर्सन जितना सेलिंग करेगा इस चीज़ की उसे कमीशन मिलेगा। जैसे आपको पता ही है घर पे सेल्समैन आते हैं, वो सेम यही काम करते हैं। जो सेल्समैन होते हैं वो आउटसाइड एजेंसी हो जाती है, लेकिन वो बिज़नेस के प्रोडक्ट को सेल करते हैं, उन्हें एज अ सेल्समैन रखा जाता है। तो वो बिज़नेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग होते हैं, मतलब बाहर से अप्लाई की मतलब मंगवाए होते हैं पर्सनस, लेकिन जितनी उन्होंने सेल की बिज़नेस की चीज़ें प्रोडक्ट्स को सेल किया उस हिसाब से उन्हें कमीशन चार्ज दे दी जाती है। इंफॉर्मेटिव, लेकिन जो पर्सनस होने चाहिए, ऐसी एजेंसीज जो होनी चाहिए उन्हें पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए उन चीज़ों के बारे में। एंड इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं बीपीओ के? फर्स्ट इज़ एडवांटेजेस हैं कंसंट्रेशन ऑन कोर कंपटीशन, इसमें जो है हमें कंसंट्रेट करना पड़ता है आउटसोर्सिंग में। जो रूटीन टास्क होते हैं कंपनीज़ के वो कंसंट्रेट करते हैं क्रिटिकल मैटर्स, क्रूअल मीन्स जो डिफ़िकल्ट मैटर्स हैं उनके ऊपर। तो जो आउटसोर्सिंग होती हैं वो सेल्स प्रमोशन फंक्शन, जैसे कि एडवर्टाइजिंग एजेंसी हो जाती है। इसमें जो कंपनीज़ हैं वो कंसंट्रेट करते हैं क्वालिटी को मेंटेन करने में एंड साथ में जो है प्रोडक्ट्स की कैपेसिटी को जो है इंक्रीज़ करने में। सेकेंड इज़ रिडक्शन इन कॉस्ट, जो आउटसोर्सिंग एजेंसीज़ होती हैं वो बहुत सारे टास्क को परफॉर्म करती है फॉर डिफरेंट कंपनीज़, अलग अलग कंपनीज़ के लिए। सो जो क्लाइंट्स होते हैं कंपनीज़ में गेट बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक्स, जो इस तरह के जो काम है उन इकोनॉमिकली मीन्स के उन्हें बेनिफिट मिल जाता है। जैसे कि स्केल देख सकते हैं, वो लार्ज स्केल है स्मॉल स्केल है तो वो कितना सेव कर पा रहे हैं, 10 to 20% कॉस्ट का सेव होना चाहिए उनका मोस्टली। सो हैव टू अवॉइड लेबर प्रॉब्लम, तो इसमें आउटसोर्सिंग सर्विसेज में नीड होती है, ज़रूरत होती है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ की जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें कम करना, रिड्यूस करना। एज अ आउटसोर्सिंग एजेंसी टेक अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू परफॉर्मिंग रूटीन जॉब्स, इसलिए इसमें रूटीन जॉब्स हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ज़्यादा देखा जाता है। लास्ट इज़ बेनिफिट्स ऑफ लेटेस्ट डेवलपमेंट, तो आउटसोर्सर जो मेंटेन करते हैं वर्ल्ड क्लास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर, मींस ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि पूरे इंटरनेशनल लेवल पे होना चाहिए लेकिन आईटी के सेक्टर में। सो आउटसोर्सर जो है वो एक्ट करते हैं एज अ कंसल्टेंट मीन्स जो कि कंसल्ट रहते हैं अपनी कंपनी के साथ एंड फॉर दैट पर्टिकुलर फंक्शन, जो फंक्शन उन्हें परफॉर्म करने के लिए दिया जाता है पर्टिकुलर फंक्शन को ही परफॉर्म करते हैं एंड परफॉर्म द फंक्शन इन अ स्पेशलाइज, और वो ही फंक्शन को परफॉर्म करेंगे जिसमें वो स्पेशलाइज्ड हैं इन बेटर वे और जिसे वो अच्छे से कर सकते हैं। तो जो क्लाइंट होते हैं कंपनी के वो इस चीज़ के लेटेस्ट बेनिफिट, टेक्नोलॉजी के बेनिफिट को ज़्यादा से ज़्यादा ले पाते हैं। सो नेक्स्ट इज लिमिटेशंस, इसकी डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं? सो फर्स्ट हैज़ कॉन्फिडेंटली, जो आउटसोर्सिंग होती है उसमें पेरेंट कंपनी जो होती है वो शेयर अपने सीक्रेट रखती है आउटसोर्सिंग कंपनी से, मीन्स कितने शेयर्स हैं ये सारी चीज़ें जो हैं वो सीक्रेट रखती है। एंड अगर आउटसोर्सिंग कंपनी डज नॉट मेंटेन कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, तो जो आउटसोर्सिंग एजेंसी होती है उसके पास कोई भी कॉन्फिडेंशियल ऐसी कोई जो इंफॉर्मेशन नहीं होती है, सो देन देयर कैन बी अ प्रॉब्लम फॉर द पेरेंट कंपनी। अगर वो देती है तो वो पेरेंट कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। सो आउटसोर्सिंग कंपनी जो होती है वो स्टार्ट करती है एज अ कॉम्पिटिटिव बिजनेस, तो वो एक कॉम्पिटिटिव बिजनेस के हिसाब से स्टार्ट करती है ये काम। नेक्स्ट इज स्वेटिंग शॉपिंग,
स्वेट शॉपिंग क्या होता है? सो जो फर्म होती है विच आउटसोर्स देयर वर्क प्रेफर टू आउटसोर्स द वर्क विच रिक्वायर डूइंग स्किल एंड इट डज नॉट रिक्वायर थिंकिंग स्किल। इसमें जो है फर्म विच सोर्सेज आउटसोर्स वर्क, जो फर्म जो है आउटसोर्सिंग वर्क करती है वो रेफ़र करती है कि आउटसोर्स द वर्क, वो वर्क को आउटसोर्स करे विच रिक्वायर डूइंग स्किल, मीन्स जो अपनी वो स्किल के साथ कर रही हैं उसमें। एंड इट डज़ नॉट रिक्वायर थिंकिंग स्किल, इसमें थिंकिंग स्किल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एंड इट में वर्क, इसका मतलब यही है कि वो काम करती है आउटसोर्सिंग कंपनी के हिसाब से, एज आ एम्प्लॉय काम करती है। जैसे मैंने पहले ही बोला है कि जैसे वो सेल्समैन है वो एज आ एम्प्लॉय वर्क करते हैं, जिसमें जो है उन्हें सिर्फ कमीशन चार्ज की जाती है। सो कंपटीशन एंड एक्सीलेंस लेवल के ऊपर काम करते हैं, डज़ नॉट इंक्रीज, उनका जो एक्सीलेंस लेवल है वो इंक्रीज़ नहीं होता है, वो लिमिटेड ही रह जाता है, क्योंकि जो उन्हें काम दिया जाएगा सर वो वहीं तक लिमिटेड रह जाएगा। सो इन्हें यही बोल दिया जाता है कि वो रूटीन वर्क सिर्फ ये सिंपल वे में करें। और जो बिग कंपनीज़ होती हैं वो प्रेफर करती हैं ताकि गिव लेबर, उन्हें लेबर दी जा सके, डूइंग स्किल वर्क किया जा सके, ताकि आउटसोर्सिंग फर्म टू सेव द कॉस्ट, क्योंकि आउटसोर्सिंग कॉस्ट जो है वो सेव कर पाएँ। नेक्स्ट इज़ प्रोटेक्ट इन होम कंट्री। तो ये जो कंपनीज़ होती हैं आउटसोर्स वाली वो अपनी एक्टिविटीज़ को करती हैं काम के साथ, लेकिन इनडायरेक्टली आउटसोर्सिंग जो है वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देती है दूसरी कंट्रीज़ को, मीन्स कि कोई दूसरी कंट्री जो है वो उसकी अपॉर्चुनिटी को ले पाए। सो एज अ रिज़ल्ट, जिससे रिज़ल्ट जो है वो रीसेटलमेंट करती हैं अमंग द पीपल, लोगों के साथ, जो होम कंट्री है वहाँ के लोगों के साथ। सो पर्टिकुलरली अगर होम कंट्री जो है वो सफ़रिंग कर रही है अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम से, तब वो आउटसाइडर कंट्री से जो है इस चीज़ के लिए एम्प्लॉयमेंट मांगती है। नेक्स्ट इज़ एथिकल कंसर्न। सो जनरली अगर हम कंपनीज आउटसोर्सिंग एक्टिविटीज़ के साथ देख रहे हैं तो बिकॉज इन आउटसोर्सिंग कंट्री जो है उसमें लेबर चीप मिल जाती है, मीन्स कम जो रेट ले पाती है वेजेस की वो मिल जाती है। सो बाय डूइंग सो इनडायरेक्टली, जो इसे करने के लिए इनडायरेक्टली करने के लिए, सो दे आर एनकरेजिंग अनएथिकल बिहेवियर, तो वो किस चीज़ को कर देते हैं, अनएथिकल बिहेवियर को ज़्यादा इनकरेज कर देते हैं। जैसे कि लो वेज पेमेंट, मीन्स कम से कम बहुत कम पेमेंट जो है वो देनी चाहिए लेबर को, चाइल्ड लेबर का यूज़ करना शुरू कर देते हैं, मीन्स ऐसे कुछ अनएथिकल वर्क को करना वो स्टार्ट कर देते हैं। एंड नेक्स्ट इज़ नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग, जिसे हम बोलते हैं KPO। तो इसमें क्या है, इन अ KPO बिजनेस फर्म गेट नॉलेज रिलेटेड, जिसमें जो है फर्म जो है वो नॉलेज लेती है रिलेटेड इंफॉर्मेशन एंड रिलेटेड वर्क, दोनों चीज़ों से, जो भी उन्हें इंफॉर्मेशन चाहिए काम के रिगार्डिंग, जो भी आउटसाइडर कंपनी कर रही है उसके लिए। सो दिस इन्वॉल्व हाई लेवल वर्क, इसमें हाई वैल्यू वर्क होता है जो हाई स्किल्ड स्टाफ के द्वारा किया जाता है। सो जो KPO फर्म होती है वो प्रोवाइड करती है एक्सपर्ट्स को, कंसल्टेंसी सर्विसेज को, एंड इट मैनी लो लेवल डिसीजन ऑल्सो, और ये साथ ही साथ जो है लो लेवल के डिसीजन को भी लेती है। तो इसमें फीचर्स क्या क्या हैं? फर्स्ट फीचर है मेन डिफरेंस बिटवीन, इसमें BPO एंड KPO के बीच में क्या डिफरेंस है, यही डिफरेंस है कि जो KPO है वो क्या कर देता है, यूजली फोकस्ड करता है किस चीज़ में, नॉलेज इंसेंटिव बिजनेस प्रोसेसेस में, मींस के जो रिक्वायर्ड किया जाता है एक्सपर्टीज़ की तरफ से। सिंपल सी बात है, मेन डिफरेंस यही है कि इसमें जो है नॉलेजेबल पर्सनस को अपॉइंट किया जाता है जिनके पास जो है ज़्यादा नॉलेज होती है, और सिग्निफिकेंट जिसे हम बोल सकते हैं कि एक्सपर्ट्स होते हैं, एक्सपीरियंस पर्सन होते हैं, उन्हें इसमें ज़्यादा अपॉइंट किया जाता है। तो मेन एम इसका ये है कि ये क्रिएट करती है वैल्यू को फॉर अ क्लाइंट के लिए, और बाय प्रोवाइडिंग बिजनेस एक्सपर्टीज़ इन्हें प्रोवाइड किए जाते हैं रैदर द बिजनेस एक्सपर्ट, प्रोसेस एक्सपर्ट। नेक्स्ट इज KPO जो है वो इन्वॉल्व करता है एडवांस्ड एथिकल थिंकिंग को, एथिकल थिंकिंग अप्लाई की जाती है, टेक्निकल स्किल्स ली जाती हैं, और डिसीजन जो है वो जजमेंट के हिसाब से लिए जाते हैं ऑन एक्सपीरियंस के तौर के ऊपर। नेक्स्ट इज KPO वो जो है इंक्रीज़ करता है इफ़िशेंसी को और रिज़ल्ट इन कॉस्ट सेविंग, मीन्स कॉस्ट सेविंग में भी रिज़ल्ट देखता है कि कॉस्ट कितनी सेव कर रहा है।
सो कॉमन सर्विसेज इसमें यही हैं, जैसे कि ये सर्च सर्विसेज प्रोवाइड करता है, लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करता है, पेशेंट सर्विसेज करता है, डाटा सर्विसेज है, एडिटोरियल सर्विसेज हैं, इवैल्यूएशन की सर्विसेज हैं। ये अलग अलग सर्विसेज को ये जो है प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट इज स्मार्ट कार्ड्स एंड इट्स एप्लीकेशन। एंड स्मार्ट कार्ड्स क्या होते हैं? स्मार्ट कार्ड जो है वो स्मॉल प्लास्टिक कार्ड्स होते हैं जिन्हें जो है मेमोरी चिप की तरह बनाया जाता है विद द मेमोरी चिप, जिसमें एक मेमोरी चिप होती है, तो माइक्रो प्रोसेसर जो है और बैटरी यूज्ड फॉर इंफॉर्मेशन। उसके लिए माइक्रो प्रोसेसर या फिर बैटरी यूज़ की जाती है, स्टोरेज देखी जाती है इंफॉर्मेशन लेने के लिए, मैनेजमेंट करने के लिए और उसकी ऑथेंटिकेशन के लिए। सो इट लुक लाइक, जो दिखने में जो है और वर्क भी जो है वो क्रेडिट कार्ड की तरह करता है, बट इट इज़ नॉट हैविंग ए मैग्नेटिक स्ट्रिप। इसमें कोई भी मैग्नेटिक स्ट्रिप इसके बैक पे नहीं होती है। सो जो स्मार्ट कार्ड होते हैं वो मोर सिक्योर होते हैं स्ट्रिप कार्ड से। इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या हैं? फर्स्ट इज़ टेली कम्युनिकेशन। इसमें टेली कम्युनिकेशन देखी जाती है, जैसे कि इसमें सिम कार्ड जो है वो इस तरह चलाया जाता है। ये इस टाइप के जो होते हैं उसमें सिम कार्ड चलाया जाता है, जिसे हम साइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल बोल देते हैं। तो उस चीज़ के लिए साथ जो चलाया जाता है, साथ में जो है लॉयल्टी एंड स्टोर्ड वैल्यू। तो इसमें जो है वेरियस चेंज स्टोर किए जाते हैं, चेन बना दी जाती है जिसमें ऑफ़र डिस्काउंट किया जाता है। तो अदर सर्विसेज फैसिलिटीज़ जो हैं वो भी लॉयल कस्टमर की तरफ से दी जाती है थ्रू दिस स्मार्ट कार्ड, इस स्मार्ट कार्ड के ज़रिए। नेक्स्ट इज़ ई कमर्स। ई कमर्स में क्या है? स्मार्ट कार्ड जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुके हैं इस चीज़ में, क्योंकि ई कमर्स में इनका ज़्यादा बेनिफिट है। ई कमर्स का मतलब यही है कि इंटरनेट के ज़रिए काम करना। सो स्मार्ट कार्ड भी जो है वो इंटरनेट के साथ ही चलते हैं, वो ATM मशीन में डाले जाते हैं, जो अलग अलग तरह की मशीन्स हैं, तो कस्टमर जो है वो पेमेंट ईजिली कर पाते हैं। आगे हैं बैंक इशू स्मार्ट कार्ड। तो जो बैंक है वो मैनी बैंक जो है इशू करते हैं स्मार्ट कार्ड्स को कस्टमर्स के लिए, जिसके लिए वो मल्टी यूटिलिटी फंक्शंस को प्रोवाइड करते हैं। अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे वीज़ा कार्ड, स्मार्ट कार्ड, मास्टर कार्ड जिसे हम बोल देते हैं। नेक्स्ट इज़ मेडिकल एंड हेल्थ कार्ड, केयर कार्ड। तो कुछ इंश्योरेंस कंपनी जो है वो मेडिकल कार्ड्स इशू कर देती हैं क्लाइंट्स को, जिसके साथ जो है मेडिकल इंश्योरेंस फ्रॉम देम, जो उन्होंने इंश्योरेंस कंपनी से मेडिकल इंश्योरेंस ली है उसके बेनिफिट को ले पाएँ। सो इस कार्ड से वो यूज़ कर सकते हैं कैशलेस बेनिफिट जो हॉस्पिटल से उन्हें मिल सकते हैं। सो नेक्स्ट वन इज़ ATM एंड इट्स टाइप। ATM में क्या है? सो ATM क्या होते हैं आप सबको पता ही है, आप डेली लाइफ में यूज़ करते हैं ATMs को। सो ATMs हैं ऑटोमेटिक टेलर मशीन। जो पर्सन है हु मेक्स द पेमेंट, जो कि पेमेंट को करता है, मेक द पेमेंट, जो पेमेंट कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है डिपॉजिट बैंक में, तो उसे हम बोल देते हैं टेलर। सो जो ATM रेफरर होते हैं, रेफर्स टू मैकेनिकल एंड ऑटोमेटिकल टेलर, जिसे हम मैकेनिकल एक मशीन बोल देते हैं जो कि ऑटोमेटिक टेलर होती है, एंड कैन डू द टेलर जॉब, ये टेलर की जॉब को कर देता है 24 आवर अ डे, एक दिन में 24 घंटे वो काम कर सकता है, एट लेस देन हाफ देन द कॉस्ट ऑफ ह्यूमन टेलर, मीन्स बिना कॉस्ट को लिए, हाफ कॉस्ट, जो एक ह्यूमन की कॉस्ट है उस हिसाब से कम। सो इसके 2 प्राइमरी टाइप के ATMs हैं। फर्स्ट इज़ ATM बेसिक यूनिट, यही है कि ये अलाउ करता है कस्टमर को टू ओनली विड्रॉ कैश को रिसीव करे, अकाउंटिंग बैलेंस को देखे। एंड सेकेंड इज़ कम्प्लेक्स ATM वो होते हैं जो कि डिपॉजिट को एक्सेप्ट करते हैं, फैसिलिटीज़ क्रेडिट कार्ड की पेमेंट की प्रोवाइड करते हैं और कंप्लीट अकाउंट इंफॉर्मेशन को हमें प्रोवाइड कर देते हैं। तो ये है कॉम्प्लेक्स ATM। And now at last, thank you for watching my video. Please share, comment and like my video and subscribe my channel. And thank you for watching my video. अगर आपको किसी और टॉपिक के रिगार्डिंग भी वीडियो चाहिए then प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, ताकि मैं उससे आपके तक जो है नई दूसरी वीडियो को बनाकर ले आऊँ। थैंक यू।